बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। तो क्या मोदी और अमित शाह की ईडी बेनकाब हो चुकी है? हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। यह शब्द हमारे नहीं है, यह फटकार हमारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है और यह शब्द है भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक एक करके हम आपके सामने ईडी के एक्शन को लेकर उठे उन तमाम तथ्यों को, उन तमाम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला, जो आगे बोला उसने ईडी की कार्यशैली को ही एक्सपोज करके रख दिया। सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे कि देश के चीफ जस्टिस क्या बोले? चीफ जस्टिस गवई बोले, दुर्भाग्यवश। कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस गवई। क्या कह रहे हैं? दुर्भाग्यवश मुझे महाराष्ट्र का अनुभव है। अब आप ये सब चीजें पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाई जनता के सामने लड़ी जानी चाहिए। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, मुझे महाराष्ट्र का अनुभव है। और ये भी है, वो ये भी कह रहे हैं कि ईडी अब जो कर रही है वो पूरे देश में उसे ना फैलाए। फिर आगे कहते हैं, राजनीतिक लड़ाइयां जनता के सामने लड़ी जानी चाहिए। अब एक एक वाक्य को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनते जाइएगा। वैसे आपको याद दिला दे, इससे पहले भी पिछले महीने की ही बात है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने यह कहा था, ईडी हर सीमा पार कर रही है। आपकी ईडी हर सीमा पार कर रही है। आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, ईडी ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। और अब कह रहे हैं कि हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए। यह मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे, मगर पहले इस टिप्पणी के मायनों को समझिए, इसके खतरे को समझिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खेल को एक बार नहीं कई बार पकड़ा है तो अब तक इस देश में विपक्षी दल नहीं बचता। अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता, विपक्ष में कोई नेता नहीं दिखाई देता, ना विपक्ष की कोई सरकार दिखाई देती, ना आवाज उठाई देती, ना कोई पत्रकार सवाल पूछता। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने ईडी का ऐसे इस्तेमाल किया जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। कौन कह रहा है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। वैसे कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच को लेकर ना सिर्फ गंभीर सवाल उठाए बल्कि जमकर फटकार लगाई, बार बार लगाई। मगर बड़ा सवाल ये कि इतना सब होने के बावजूद ईडी में सुधार क्यों नहीं आ रहा? क्या आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि इस बेलगाम ईडी से किसका राजनीतिक उद्देश्य, किसे राजनीतिक फायदा पहुंच रहा है? क्योंकि टिप्पणी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछने के साथ साथ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि देश के संघीय ढांचे को नकारने वाली इस संस्था का क्या मकसद हो सकता है? क्या यह वाकई सच नहीं है कि पिछले 11 साल में विपक्ष को इसी ईडी की जांच के नाम पर डराया गया, सताया गया, तड़पाया गया, विरोधी दल के नेताओं को टारगेट किया गया, जेल में भेजा गया, सरकारें गिरा दी गई, पार्टियां तोड़ दी गई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ईडी को यह फटकार लगा रहे हैं। इस फटकार के बाद सब कुछ आपको याद आ गया होगा, सब कुछ एक एक करके आपकी नजरों के सामने से गुजर रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की आज की टिप्पणी और फैसला, इस लाइन को आप फिर से सुनिएगा। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। दुर्भाग्यवश मुझे महाराष्ट्र का अनुभव है। अब आप ये चीज पूरे देश में मत फैलाइए। कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस की राजनीतिक लड़ाई जनता के सामने लड़ी जानी चाहिए। आगे कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे, एक एक करके उदाहरण आपके सामने रखेंगे। उससे पहले हुआ क्या कोर्ट में, अब वो भी समझ लीजिए। हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि
ईडी से पूछा कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए क्यों किया जा रहा है? कौन पूछ रहा है? सुप्रीम कोर्ट। मैं आज का वाक्य आपको बता रहा हूं, क्योंकि मामले में यह हुआ था कि अदालत ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती और राज्य मंत्री हैं उनके सुरेश, उनके खिलाफ सम्मन रद्द करने के आदेश दिए थे। किसने? हाई कोर्ट ने दिए थे। और उसी को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इस उम्मीद से कि हाई कोर्ट का फैसला पलट जाएगा और विपक्ष के दूसरे नेताओं की तरह सिद्धरामैया का परिवार भी फंस जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दिया जिसे सुनकर ईडी की हवा निकल गई, यह कहते हुए कि अपील पर सुनवाई नहीं होगी। यानी हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ ईडी की अपील को ना सिर्फ खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ खारिज किया है, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा कि राजू साहब, कृपया हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। फिर आगे गवाही बोले, दुर्भाग्यवश मुझे महाराष्ट्र का अनुभव है। दुर्भाग्यवश कह रहे हैं। अब आप ये चीज पूरे देश में मत फैलाइए। गवाही कह रहे हैं कि राजनीतिक लड़ाई जनता के सामने लड़ी जानी चाहिए। यानी देश की सबसे बड़ी कोर्ट में ईडी फिर से एक्सपोज हो गई। तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि इस देश में ईडी के जरिए कितना राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? जगह जगह देश का लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की क्या कोशिश की जा रही है? और इसी के साथ जो संघीय ढांचा है उस पर ईडी के छापों से क्या हमला नहीं किया जा रहा? अब कुछ और मामले एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। हमने कहा ना, सिर्फ एक वाक्य नहीं है, अब आपके सामने एक फहरिस्त होगी। आपको सिर्फ याद दिलाने की कोशिश है, क्योंकि शायद यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने जांच के स्तर पर ही रोक लगा दी। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की यह लाइन, हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस कह रहे हैं। कह रहे हैं वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। खैर, मालूम नहीं यह कैसा विभाग है, इसके कैसे अफसर हैं, किस कानून ने इस विभाग को राजनीतिक हथियार में बदल कर रख दिया है। आपको याद होगा इसके निदेशक संजय कुमार मिश्रा, हमने कहा ना एक एक वाक्य को याद दिलाएंगे। संजय कुमार मिश्रा कौन थे? जिन्हें बार बार सेवा विस्तार दिया गया और तब भी सवाल खड़े हुए थे कि एक ही अफसर ईडी के मुखिया की कुर्सी पर बैठने के लिए काबिल है क्या? सिर्फ एक ही अफसर को बार बार एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है? और क्या तब क्या हुआ था? संजय कुमार मिश्रा को 5 साल के लिए एक ही पद पर बिठाकर रखा गया था, 5 साल से। और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा था कि क्या देश में दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं है? क्या दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा आपको? जब डांट लगाई कोर्ट ने, तब मोदी सरकार ने निदेशक को हटाया। निदेशक को तब हटाया। यानी इस देश में डर का सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो ईडी है। इन वाक्यों से यह पता चलता है, खास तौर पर विपक्ष के नेताओं के लिए। उस डर का नाम जिसका नाम सुनते ही विपक्ष के नेता थर थर कांपने लगते हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, अपनी ही पार्टी को तोड़ देते हैं, अपनी ही सरकारों को गिरा देते हैं और फिर थरथराते हुए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आज उसी ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है। मगर अब याद कीजिए ईडी को लेकर कोर्ट ने क्या क्या फैसले सुनाए हैं। याद करिए हरियाणा का चुनाव क्या हुआ था सितंबर 2024 में, शायद उसी के आसपास का मामला। उस वक्त कांग्रेस के एक नेता के घर पर ईडी का छापा पड़ता है और आप जानते हैं नेता की गिरफ्तारी होती है और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट यह कहता है कि यह गिरफ्तारी अवैध है। कौन कहता है? कोर्ट कहता है यह अवैध रूप से कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। यानी किसी नेता को आप बहुत आसानी से अरेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको ईडी उसके घर पर भेजनी है। और तब कांग्रेस के विधायक जिन्हें गिरफ्तार किया गया था सुरेंद्र पवार, उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट ने अवैध करार दिया, रद्द किया गिरफ्तारी को। तब भी कोर्ट ने कहा था कि 14 घंटे की पूछताछ करके आप कोई हीरो नहीं बन जाते। किसको कहा? ईडी को, कि आप हीरो नहीं बन जाते। अवैध खनन मामले में सुरेंद्र पवार करीब 70 दिन तक अंबाला जेल में रहे, करीब 70 दिन तक, और करीब 70 दिनों के अंदर ही ईडी का केस ध्वस्त हो जाता है। वैसे भी माना जाता है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी सक्रिय हो जाती है। याद कर लीजिए, आपको याद नहीं आ रहा?
झारखंड में क्या हुआ था? झारखंड चुनाव के ठीक पहले ईडी की एंट्री हुई। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री राज्य के, उनकी गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई। चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया। 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहे और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया। ईडी हाई कोर्ट में बचाव तक नहीं कर पाई। हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई और जब हेमंत सोरेन वापस लौटे, सीएम बने, जिन चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया था, अपनी कुर्सी पर बिठाया था, वही चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उनको भी जमानत मिल गई। इनके केस में ईडी ने क्या क्या ईडी को कहा, कोर्ट ने निकाल कर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कभी राहुल गांधी को सम्मान, कभी तेजस्वी यादव के घर पर ईडी का दस्तक देना। कोशिश यही कि विपक्ष को याद दिलाते रहना कि डर का दूसरा नाम ईडी है। बाकायदा आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। कम से कम 25 ऐसे नेता हैं जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण अपनी पार्टी छोड़ चुके हैं, बीजेपी में जा चुके हैं। 23 नेता ऐसे हैं उनके खिलाफ जो मामले चल रहे थे उसमें राहत भी मिल चुकी है, जो बीजेपी में शामिल हो गए। ईडी ने 193 मामले दर्ज किए, 193, लेकिन सिर्फ 2 में सजा मिली। तो क्या यह सामान्य बात है जो चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि हमें बोलने पर मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कोई कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। तो एक एक वाक्य हमने आपके सामने रखे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं, और वो भी आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।